हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते जी। सारे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी खुश होंगे। हैप्पी और खुशी होने के साथ साथ आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आज मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखाने का प्रयास करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन की अपनी थर्ड क्लास करेंगे, यानी कि ये थर्ड वीडियो होगी प्रीपोजिशन पार्ट 3, यानी कि ये आज हमारी क्लास थर्ड चल रही है प्रीपोजिशन को लेकर। और प्रीपोजिशन में हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे आज के हमारे टॉपिक्स में। एक तो पहला टॉपिक हमारा आएगा अक्रॉस, 4 नंबर पे हमारा पॉइंट है अक्रॉस और थ्रू। इन दोनों का ही सेम मतलब होता है, सेम मतलब है यानी कि सेम मीनिंग है। जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करें, चाहे एक तरफ से दूसरी तरफ की बात करें, दोनों ही बातों को ये इंक्लूड करता है। और देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। हालांकि मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपके समझने के लिए तो अच्छी है। तो देखिए, मान लो कि यहाँ से ये पूरी एक रोड जा रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक रोड जा रही है, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है जी, ये पूरी एक रोड जा रही है, ऐसे ऊपर नीचे पूरी एक रोड जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि रोड के इस ए पॉइंट से लेकर अगर इस वो बी पॉइंट को पार करते हुए कोई चीज चली जाए तो उसके लिए क्या लगेगा? अक्रॉस लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर दोनों का मतलब तो एक ही है कि एक तरफ से दूसरी तरफ या एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? और अगर डिफरेंस ही नहीं है तो फिर अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या थी? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो, अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी चीज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि ये बिल्कुल एक ऐसी सीधी रोड जा रही थी, इस सीधी रोड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग गए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए। कैसे गए? ऊपरी सतह को छूते हुए, यानी कि इसकी ऊपर वाली सरफेस को टच करते हुए हम लोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए। सॉरी। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है? ये पाइप है, ठीक है, एक पाइप है या फिर एक टनल है। चाहे आप इसे पाइप मान लो, चाहे आप इसे कोई सुरंग मान लो। सुरंग को हम लोग टनल भी कहते हैं, TUNNEL है, टनल। तो अब इसमें से अगर कोई चीज इस ए पॉइंट से होते हुए अंदर ही अंदर, इसके बिल्कुल अंदर से जाते हुए, अंदर से होकर गुजरते हुए, जब ये सेंस आए ना कि किसी चीज के अंदर से होकर कोई चीज गई, ठीक है, तो इसके अंदर से होते हुए जब कोई ट्रेन यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाए तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो जा ही रही है, साथ ही कैसे जा रही है? उस चीज के अंदर ही अंदर से होते हुए। ठीक है, तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर ही अंदर से होते हुए उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, यानी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए, तो उसके लिए लगता है थ्रू। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये किसकी बात करता है? ऊपरी सतह को छूते हुए, यानी कि ऊपरी सरफेस को टच करते हुए जाएगा, और ये अंदर ही अंदर होते हुए जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है अक्रॉस की, ही स्वैम, स्विम, स्वैम, स्वम। तो ये जो स्वैम है, ये जो स्विम है, स्विम का मतलब होता है तैरना, तैर कर। आप लोग भी स्विमिंग करते होंगे, है ना। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो तैर कर, उसने तैर कर नदी को पार किया। ठीक है, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने तैर कर नदी को पार किया, यानी कि नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया होगा। मान लो इस तरह से ऐसे नदी चल रही है, इस तरह से ऊपर नीचे से होते हुए नदी चल रही है, तो नदी के इस सिरे से होते हुए वो इस सिरे तक गया होगा, तो हमने क्या लगा दिया? अक्रॉस लगा दिया। पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर नदी के दूसरे सिरे को वो टच करता है तभी आप इसे अक्रॉस कहोगे। जब तक उसने दूसरे सिरे को टच नहीं किया है, चाहे वो इतना सा ही टच करे, तभी ये अक्रॉस होगा। लेकिन अगर इतना सा भी गैप रह जाता है टच करने में, तो आप वहां पर अक्रॉस नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, समझ लो अच्छे से। इसी के नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के दूसरी तरफ वो खड़ा है, ये बीच में नदी जा रही है, नदी के इस तरफ मैं खड़ा हूं और नदी के उस तरफ वो खड़ा है, तो वो दूसरी तरफ खड़ा है, तो दूसरी तरफ के लिए भी हमने क्या लगा दिया? अक्रॉस द रिवर, यानी कि अपोजिट साइड।
अपोजिट साइड, किसी चीज़ के अपोजिट साइड से होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग अक्रॉस को यूज़ कर लेते हैं। अब आगे देखें, अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, कह रहा रेलवे लाइन पर एक ट्री जो है, पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। तो रेलवे लाइन मान लो अब ये रेलवे लाइन है, ठीक है, ये पूरी लंबी चौड़ी यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ये रेलवे लाइन जा रही है, तो इसमें ऐसे ऐसे पटरियां बनी होंगी, ठीक है। कोई पेड़ था जो इधर से होते हुए इधर तक गिरा हुआ है, यानी कि इसके एक सिरे से होते हुए दूसरे सिरे के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, अक्रॉस लग जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और अगर पेड़ ने गिरने के बाद भी रेलवे लाइन को पार नहीं किया है, मतलब मान लो यहाँ से पेड़ गिरा और वो बस यहाँ तक ही रह गया, उसने इस दूसरी लाइन को पार ही नहीं किया, तो फिर उसके लिए अक्रॉस नहीं लग पाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी अक्रॉस की। अब आ जाते हैं हम लोग थ्रू को समझने की कोशिश करते हैं कि थ्रू क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है, लेकिन अंदर ही अंदर से होते हुए जाना है। इसके दो मतलब निकलते हैं। कह रहा है अंदर से होकर गुजरते हुए, किसी चीज के अंदर से होकर गुजरते हुए, या फिर कह रहा है के जरिए, किसी के जरिए कोई काम करवाते हैं ना हम लोग, कभी कभी हम लोग कोई काम किसी के जरिए, यानी कि उस व्यक्ति के जरिए हमने ये बात कहलवाई या उस व्यक्ति के जरिए हमने ये काम करवाया। तो देखो ये कैसा होता है, कह रहे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ट्रेन जो है, मान लो ये कोई सुरंग है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सुरंग है। ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚ रहने, बठिंडे च भी सुरंग हैगी है, सुना ना किले दे ਜਿਹੜਾ बठिंडे ਦਾ किला है, ਉੱਥੇ भी सुरंग हैगी है। मैं सुनिया भी ਉੱਥੇ बहुत लंबी लंबिया सुरंगा हैगी है, बई मे भी होगी, चलो ਆਪਾਂ कदे देखा नहीं, बट सुनी सुनाई गल है। तो सुरंग भी की है, एक अंदरों ही अंदर होके जाने का रस्ता है, ਜਿਹੜਾ कि एक सिरे तो खुल के दूसरे सिरे तक जाना है। तो कहना ट्रेन पास थ्रू द टनल, टनल्स के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेन गई, तो आप की ला लिया टनल, तो इत्थे की लग गया पास्ड थ्रू, इत्थे आप की लगा लिया थ्रू लगा लिया। क्यों? क्योंकि अंदरों ही अंदर होंदे हुए गई। अच्छा हुण दूसरी एग्जांपल भी समझ लो, द मैसेज वाज कन्वेड। कन्वेड का मतलब हुंदा है, कन्वेड का मतलब हुंदा है कि एक अपना एक मैसेज किसी बंदे नूं देना, किसी तक पहुंचाना, ठीक है। तो मैसेज वाज कन्वेड, मैसेज कन्वेड किया गया, पहुंचाया गया बाय हिम, उसके द्वारा पहुंचाया गया, बट किस दे जरिए, बाय हिम थ्रू यू, तुहाडे जरिए। यानी कि इस हिम ने ना इस बंदे को कहा कि जा तू मेरा ये मैसेज लैके आ, हालांकि ये मैसेज लैके जाने का काम किहदा सी, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ। तो इन्हें अपना काम किस दे जरिए करवाया, थ्रू यू, तुहाडे जरिए करवाया। तो इत्थों सानू पता लगता है भी किवें इस दोनों चीज़ां डील करदियां। ठीक है भी, उम्मीद है कि तुहानू ये सारी चीज़ समझ आई होगी। तुसीं इहदा एक स्क्रीनशॉट जो लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा 5th पॉइंट है ऑन और अपॉन। ये दो टर्मिनोलॉजीज है प्रीपोजिशन की, ऑन और अपॉन। ऑन का भी मतलब होता है के ऊपर और अपॉन का भी मतलब होता है के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, अगर दोनों का मतलब सेम ही होता है तो फिर इन दोनों को बनाने की ज़रूरत क्या थी, किसी एक को ही बना लेते और सारी काम हो जाती ना। देखो इन दोनों का मीनिंग यहाँ पर मैंने सेम मेंशन किया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है जरा ये मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो पहले से, ठीक है जी, तो इसके लिए लग जाएगा ऑन। जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हो पहले से, मेरे हैंड के ऊपर ये मार्कर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी मेरे हैंड पर ये मार्कर पड़ा हुआ है, तो इसके लिए ऑन लग जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई चीज़ मोशन में होते हुए, है ना, उड़ते हुए ये मार्कर अगर मेरे हैंड पर आकर ऐसे पड़ गया, ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन को बताने के लिए मैं क्या कहूँगा, अपॉन। ठीक है, द मार्कर अपॉन, इस तरह मतलब मोशन में आते हुए। ठीक है, आओ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। कंप्यूटर जो है वो टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल की सरफेस पे वो कंप्यूटर रखा हुआ है, तो सरफेस टच में है। ठीक है, और यहाँ पर कोई मोशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई गति नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, इतने बस एक चीज़ जी है दूसरी चीज़ के उत्ते पई हुई है, आराम नाल पई हुई है। नेक्स्ट देखो अपॉन। द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। कैट ने जंप किया रैट पर, यानी कि चूहे पर, बिल्ली ने चूहे पर जंप किया। और मान लो यहाँ पर चूहा है तो कैट ने जंप इसके ऊपर ऐसे किया होगा और फिर उसके ऊपर जाकर वो सरफेस पे आ गई होगी, यानी कि चूहे के ऊपर
बिल्ली आ गई होगी, यानी कि दोनों का सरफेस टच कर गया होगा। तो मोशन में रहते हुए कैट ने रैट के ऊपर अपनी पोजीशन दी है। मोशन की जब बात आएगी, मोशन में होते हुए जब कोई चीज़ किसी दूसरी सतह पर आ जाए तो हम लोग अपॉन लगाते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं द लॉयन जंप्ड अपॉन द डियर, भी हिरण ने शेर ने, लॉयन ने यानी कि शेर ने हिरण पर जंप किया, यानी कि हिरण पर वो जंप करके उसके ऊपर गया। तो इस तरह से भी आप इस बात को समझ सकते हो, यानी कि मोशन में रहते हुए कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर जाती है, उसकी सरफेस से टच हो जाती है और टच होकर वहीं पर पोजीशन ले लेती है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग अपॉन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है 6 नंबर पे ओवर और अंडर। इन दोनों कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट्स में काफ़ी सारी ट्रिकी बातें होती हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, ओवर का मतलब होता है के ऊपर और अंडर का मतलब होता है के नीचे। पहले हम ओवर की बात कर लेते हैं। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर। अब के ऊपर तो यहाँ भी था, के ऊपर तो यहाँ भी था, यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के सरफेस को टच कर रही थी। लेकिन जब बात हम ओवर की करेंगे ना, तो ओवर में कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी लेकिन आपस में टच नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। वी नीड अ रूफ, हमें एक छत की जरूरत है ओवर आवर हेड, अपने सिर के ऊपर। हमें अपने सिर के ऊपर एक छत की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो ये सिर है ये छत से चिपके हुए तो नहीं रहेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। वो छत जो है वो ऊपर ही होगी और हमारा सिर नीचे ही होगा, आपस में कोई टच नहीं होगा। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को बताने के लिए हम ओवर यूज करते हैं। वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। इसकी एक और एग्जाम्पल देखें, द ब्रिज वॉज ओवर द रिवर। अब देखो, जो ब्रिज है, जो ब्रिज का मतलब होता है पुल, जो पुल है, जो ब्रिज है, वो नदी के लेवल के ऊपर होगा। अब ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना कि नदी के लेवल को टच करते हुए ब्रिज जा रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि सर साडे पिंड च ना एक बारी बाढ़ आई सी, उदों ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पुल हैगा वो पानी ਨੂੰ टच करता जा रहा है। भाई कंडीशन की गल अड होती है, कई परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली हमें पता है कि जो ब्रिज है वो नदी के लेवल के, नदी का जो वाटर लेवल होता है ना, उससे ऊपर ही होता है। तो इसके लिए भी हम लोग ओवर लगा देते हैं। नेक्स्ट है पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। कह रहे कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को पूरी तरह से घेर ले, उसकी सरफेस को टच करते हुए उसको पूरी तरह से चारों ओर से घेर ले, तो भी हम लोग ओवर यूज करते हैं। कह रहा पुट अ ब्लैंकेट, एक जो चादर है, ब्लैंकेट है, चादर है, ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर एक चादर डाल दो। तो जाहिर सी बात है कि बेबी को चादर उड़ा दो, तो चादर बेबी को ऊपर से चारों ओर से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी और सरफेस को टच करते हुए कवर करेगी। तो ऐसी पोजीशन के लिए भी हम लोग ओवर यूज कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। इसके साथ ही मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, द ब्रिज वॉज ओवर द रिवर। अब ब्रिज है ना, ये देखो, मान लो कि ये नदी जा रही है, ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मान लो कि ये नदी जा रही है ऐसी, और इसके ऊपर हमने ब्रिज बनाया है, इसके ऊपर हमने ये ब्रिज बना दिया। तो ब्रिज के जो पैर होंगे, पिलर्स, ब्रिज के नीचे पिलर्स तो लगे ही होंगे ना, ताकि सपोर्ट मिले ब्रिज को। तो ये जो पिलर्स होंगे ना, ये इस नदी को दो डायरेक्शन से घेरते हैं, इधर से भी घेरे हुए हैं और इधर से भी घेरा हुआ है, और एक ऊपर वाली साइड से भी, क्योंकि ऊपर से भी तो घिरा हुआ है ना ब्रिज। तो कह रहा है कि कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को तीन डायरेक्शन से घेरे, तीन डायरेक्शन से घेरे, और ऊपर वाली जो साइज है वो किसी के टच में भी ना हो, तो ऐसी पोजीशन को बताने के लिए भी हम लोग ओवर यूज करते हैं। जे किसी को नारा याद आ रहा होवे तो तुसी मुल्तानिया पुल याद रख लो। बठिंडे दे विच मुल्तानिया पुल सब तो ज़्यादा फेमस है। तुसी देखोगे ट्रेन की जिहड़ी पटरी है ਜਾਂ जो ट्रेन है वो तो नीचों दी होके गुजरती है, बट पुल जिहड़ा है वो उपरों दी गुजरदा है। ते पुल किहड़ा ट्रेन दे टच च आंदा है, नहीं आंदा ना। ते वो जिहड़ा मुल्तानिया ब्रिज है ਉਹਨੂੰ सपोर्ट देने पिलर भी लगे हुए हैं, तो उस पिलर राही भी वो ट्रेन जिहड़ी है दो डायरेक्शन तो घिरी हुई हुंदी है। तो इस कंडीशन में भी असीं कह सकते हैं ओवर, यानी कि मुल्तानिया ब्रिज, द मुल्तानिया ब्रिज इज ओवर द रेलवे लाइन, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हो। हुण अंडर की कंडीशन समझो। अब अंडर की कंडीशन भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या अंडर का मतलब होता है कि नीचे,
अब के नीचे का मतलब समझो क्या होता है के नीचे। कह रहे किसी चीज से चारों ओर से घिरे हुए, यानी कि कोई चीज किसी चीज के नीचे है और जिसके नीचे है उस चीज ने नीचे वाली चीज को चारों तरफ से घेरा हुआ है। चारों तरफ मतलब ऊपर से चारों तरफ से घेरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब मान लो ये टेबल था, यहाँ पे है ना, ये टेबल था और टेबल के नीचे ये टेबल के पैर लगे हुए हैं और यहाँ पर बिल्ली बेचारी बैठी हुई है। हालांकि मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, पर मान लो कि ये बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली को ऊपर से इस टेबल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो जब कोई चीज ऊपर से टच में भी नहीं हो, बिल्ली कौन सी इस टेबल के टच में होगी, टेबल के टच में तो होगी नहीं, और इस टेबल ने ऊपर से बिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जब हम बिल्ली की पोजीशन बताते हैं तो उसके लिए हम अंडर लगाएंगे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। कह रहा एक पेड़ के नीचे आदमी खड़ा था। अब सोचो कि धूप है और धूप में यानी कि दोपहर में एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो छांव में ही खड़ा होगा, पेड़ के उस हिस्से में खड़ा नहीं होगा जहां पर धूप आ रही होगी। तो उस छांव में, जो पेड़ की छांव आ रही है, पेड़ की छाया के नीचे वो बंदा खड़ा है, तो पेड़ की उस छांव ने उस बंदे को चारों तरफ से यानी कि चारों डायरेक्शन से घेरा हुआ है और पेड़ जो है वो उस बंदे के सिर के टच में भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए भी हम लोग अंडर यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। ठीक है जी, आई होप सो कि आप लोगों को ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप में से इस चीज़ में, इन कंसेप्ट्स में किसी भी बात में लेकर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी सभी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है, जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं या 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या जो IELTS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रिपोजिशन बहुत ही नेसेसरी पार्ट रहता है। और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करनी है उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।